एवरीवन, दिस इज सुमन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रपोजिशंस की। प्रपोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का। अगर हम अपने सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन के प्लेस को बताना चाहते हैं या फिर हम नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताना चाहते हैं तो हमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इन प्रपोजिशंस की। प्रपोजिशंस का यूज़ अलग अलग तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस में किया जाता है, लेकिन कई बार हम गलत प्रपोजिशंस का यूज़ गलत समय पे या फिर गलत सेंटेंसेस में कर लेते हैं और इसी की वजह से हमारा सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ कॉमन प्रपोजिशंस जिनका यूज़ हम डे टू डे लाइफ में बार बार करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए समझते हैं इन प्रपोजिशंस को कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, Go and sit dash your brother। Go and sit dash your brother इसका मतलब हुआ जाओ अपने भाई के बगल में बैठ जाओ, या फिर आप कह सकते हो जाओ अपने भाई के साथ बैठ जाओ। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, दोनों ही एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, या फिर आप कह सकते हैं ये दोनों साथ बैठे हुए हैं। तो आप यहाँ पे along का यूज़ करेंगे या फिर आप beside का यूज़ करेंगे। जब भी हम बात करते हैं बगल की या फिर साथ की तो हम हमेशा यूज़ करते हैं beside। तो go and sit beside your brother। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, go and sit beside your brother। अब समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। Dash the Ramayana I have read the Gita। मतलब रामायण के अलावा मैंने गीता भी पढ़ी है। अब देखिए यहाँ पे एक अलग सा वर्ड आप देख सकते हैं, अलावा। तो इसके लिए हम beside यूज़ करेंगे कि besides यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको पता है जब भी मैं बोलूँगी बगल में या साथ में तो मैं हमेशा यूज़ करूँगी beside का, लेकिन जब भी मैं बात करूँगी इसके अलावा तो मैंने ये भी किया है, रामायण के अलावा तो मैंने गीता भी पढ़ी है। यानी कि अगर अलावा शब्द हमारे सेंटेंस में आ रहा है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे besides। besides का यूज़ किया जाएगा अलावा या फिर अतिरिक्त। इस बुक के अतिरिक्त मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं, अगर ये बोलना है, या फिर इस बुक के अलावा मैंने और भी कई बुक पढ़ी हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे besides। तो आपको ध्यान रखना है beside और besides दोनों में क्या डिफरेंस है। beside का यूज़ किया जाएगा साथ में या फिर बगल में, लेकिन besides का यूज़ किया जाएगा अलावा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि beside का यूज़ कब किया जाएगा और besides का यूज़ कब किया जाएगा। beside by the side या फिर आउटसाइड कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं समीप या फिर बगल में। और अगर हमें besides का यूज़ करना है तो वहाँ पे हम बोलेंगे अलावा या फिर इन एडिशन टू, मैंने इसके अलावा ये भी पढ़ा है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे besides को। बच्चा अपनी माँ के बगल में बैठा है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, द चाइल्ड वॉज सिटिंग बिसाइड द मदर। बच्चा अपनी मदर के बगल में बैठा हुआ है। कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। डैश एना ऑल द गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। एना के अलावा क्लास में सारी गर्ल प्रेजेंट थी। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है अलावा की, तो मैंने आपको बताया था जब भी सेंटेंस में अलावा होगा तो वहाँ पे हम beside नहीं besides यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आएगा besides एना ऑल द गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डैश इंग्लिश आई नो हिंदी एंड फ्रेंच लैंग्वेज। मतलब मैं इंग्लिश के अलावा हिंदी और फ्रेंच लैंग्वेज भी जानती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अगेन यूज़ किया अलावा, और आपको पता है अलावा के लिए हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन besides। तो यहाँ पे हम बोलेंगे besides इंग्लिश आई नो हिंदी एंड फ्रेंच। besides English I know हिंदी and French language। तो ये थे एग्जाम्पल beside और besides के। अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। He jumped dash the river। He jumped dash the river इसका मतलब हो गया उसने नदी में छलांग लगाई या वो नदी में कूदा। अब देखिए यहाँ पे वो पर्सन था और उसने जाकर यहाँ पे जंप लगाई, यानी कि एक तरीके का मोशन हुआ। यानी कि जब भी कोई एक चीज दूसरी प्लेस में जाती है एक मोशन के साथ, किसी और चीज़ के अंदर जाती है, तो हम हमेशा यूज़ करते हैं प्रपोजिशन इनटू का। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रपोजिशन इनटू। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द रॉबर्स ब्रोक डैश हिज हाउस। यानी कि रॉबर्स यानी कि लुटेरों ने उसके घर के अंदर घुस गए। लुटेरे उसके घर के अंदर घुस गए। अब देखिए लुटेरे पहले बाहर थे, रॉबर्स बाहर थे, और उन्होंने मोशन के साथ वो उसके घर के अंदर घुस गए। यानी कि ये एग्जाम्पल हो गया इनटू का। प्रपोजिशन इनटू यहाँ पे यूज होगी। देखिए इनटू का यूज हमेशा किया जाएगा
मोशन इनसाइड एनीथिंग, अगर कोई चीज़ किसी मोशन के साथ किसी और चीज़ के अंदर घुसेगी तो वहाँ पे हम इनटू का ही यूज़ करेंगे। लेकिन साथ ही में इनटू का यूज़ एक और जगह पे किया जाता है जब दो चीज़ों की अवस्थाएं चेंज होती हैं, स्टेट चेंज होती है। अगर मैं बोलूँ दूध से दही बनता है, यानी कि दूध से दही बनने का स्टेज दोनों की अलग अलग है, दूध से दही बन रहा है, एक स्टेज चेंज हो रही है, तो वहाँ पे भी हम इनटू बोलेंगे। मिल्क टर्न इनटू कर्ड। इसी तरीके से अगर मुझे बोलना है, मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, मैंने बोला इसे इंग्लिश में बनाइए, आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, तो मैं बोलूँगी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, क्योंकि वो सेंटेंस पहले हिंदी में था, उसकी स्टेज जो थी वो हिंदी में थी और आपको उसकी स्टेज चेंज करके उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे भी हम इनटू का यूज़ करेंगे। आप समझते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ। द काइट रोज डैश द क्लाउड्स। पतंग बादलों से ऊपर थी। अब देखिए, जब भी हम बात करते हैं ऊपर, कोई चीज़ किसी के ऊपर है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं अबव। कभी भी हम अप का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे अबव का। तो यहाँ पे आ जाएगी प्रीपोजिशन द काइट रोज अबव द क्लाउड्स। द काइट रोज अबव द क्लाउड्स। इसी तरीके से द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द क्लाउड्स। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। एरोप्लेन बादलों से ऊपर उड़ रहा था। अब देखिए, यहाँ पे भी हमने बात करी है ऊपर, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे अबव का। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। तो जब भी हम अबव की बात करते हैं, यानी कि ऊपर, अगर मेरे सर के ऊपर कुछ है या मेरे ऊपर कुछ है तो मैं बोलूँगी इट इज़ अबव मी। कोई बुक शेल्फ है मेरे ऊपर तो मैं बोलूँगी द बुक शेल्फ इज अबव मी, वो मेरे ऊपर है, तो अबव का यूज़ किया जाएगा। लेकिन कुछ और भी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हम अबव का यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल से देखिए, देयर आर डैश 50 स्टूडेंट इन द क्लास। अब देखिए, यहाँ पे भी अबव ही आएगा आंसर में, लेकिन यहाँ पे अबव क्यों आएगा? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं किसी मोर देन नंबर बताने के लिए, कोई नंबर हमें पता है, हम बता रहे हैं उससे ज़्यादा उसके नंबर आए, तो वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन अबव का। एग्जाम्पल से देखिए, देयर आर अबव 50 स्टूडेंट इन द क्लास। इस क्लास में 50 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो देखिए, ज़्यादा हम बता रहे हैं ज़्यादा बच्चे हैं, यानी कि हम एक नंबर को डिफाइन कर रहे हैं कि इस नंबर से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अबव का। इसी तरीके से माउंट एवरेस्ट इज 8,850 मीटर्स डैश सी लेवल। ये तो आपने सुना ही होगा, तो हम यहाँ पे भी अबव का ही यूज़ करते हैं जब हम किसी का लेवल बताते हैं। हम यहाँ पे बता रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो इतनी है अबव द सी लेवल, वो सी लेवल से इतना ज़्यादा ऊपर है, तो लेवल बताने के लिए भी हम अबव का यूज़ करते हैं। अबव का यूज़ किया जाएगा हायर देन, कोई चीज़ हमसे ऊपर है, कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, और अबव का यूज़ किया जाएगा मोर देन अ नंबर। मोर देन अ नंबर मतलब कोई चीज़ किसी से ज़्यादा है। इस क्लास में 50 से ज़्यादा बच्चे हैं, मेरे पास 50 से ज़्यादा बुक्स हैं। साथ ही में मैंने आपको बताया लेवल बताने के लिए अबव द सी लेवल, हमने बार बार सेंटेंसेस में सुना हुआ है, तो यहाँ पे भी हम अबव का यूज़ करेंगे। अब देखिए, अबव का यूज़ एक और जगह पे किया जा सकता है जो कि है मोर देन। जब हम बात करते हैं इससे ज़्यादा, तो वहाँ पे भी हम अबव का यूज़ करते हैं। सेंटेंस में देखिए, एप्लीकेंट मस्ट बी डैश दी एज ऑफ 18। इस तरीके के सेंटेंस जब आप, अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं तो आपने देखा होगा फॉर्म में हमेशा लिखा होता है कि एप्लीकेंट मस्ट बी अबव द एज ऑफ डैश। कोई भी अगर उसमें एज है तो इसका मतलब है कि एप्लीकेंट की एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ज़्यादा होने के लिए यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है अबव। एप्लीकेंट मस्ट बी अबव द एज ऑफ 18। अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। माई मदर इज डैश 70। मतलब यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरी मदर अभी 70 ईयर्स की नहीं हुई है, यानी कि मैं बात कर रही हूँ अभी 70 ईयर्स से नीचे हैं, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी बिलो। माई मदर इज़ बिलो 70, यानी कि अभी मेरी मदर 70 ईयर्स की नहीं हुई है, वो अभी 70 से नीचे है, यानी कि वो 65 भी हो सकती है, 67 भी हो सकती है, 69 भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट एज नहीं पता है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो अभी 70 साल से नीचे है। शी इज़ बिलो 70। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस वर्क इज डैश हिज डिग्निटी। ये काम उसकी डिग्निटी से नीचे है, ये काम उसके लायक का नहीं है, तो यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे बिलो का। दिस वर्क इज बिलो हिज डिग्निटी। दिस वर्क इज बिलो हिज डिग्निटी। तो जब भी हमें बताना है कुछ ऐसी बात जब हम कहना चाहते हैं कि इससे नीचे है, वो काम उसके लायक नहीं है, मेरी मदर अभी 70 साल की नहीं है, तो दोनों ही सेंटेंस में हमने नीचे के लिए यानी कि लोअर देन के लिए यूज़ किया हुआ है बिलो को। अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। द कैट इज डैश द टेबल।
बहुत इजी प्रीपोजिशन है, इसे आप देख के ही बता सकते हैं, हमने बचपन से इसके बारे में पढ़ा है। द कैट इज डैश द टेबल, ये टेबल है या फिर ये चेयर है, तो चेयर के नीचे कैट बैठी हुई है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं अंडर। द कैट इज अंडर द टेबल। कोई भी चीज अगर किसी चीज के नीचे है तो हम हमेशा यूज करेंगे अंडर। कोई चीज किसी चीज के अंदर नहीं है लेकिन कोई चीज किसी के नीचे है तो वहां पे अंडर का यूज किया जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, ही वॉज सिटिंग डैश अ ट्री। ही वॉज सिटिंग डैश अ ट्री, इसका मतलब ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। अंडर मतलब नीचे। जब भी हमें सेंटेंस में बताना है कोई चीज किसी के नीचे है तो हम वहां पे यूज करेंगे प्रपोजिशन अंडर का। दिस मैन इज अंडर द ट्री, मैन इज स्लीपिंग अंडर द ट्री। इसी तरीके से अंडर का यूज किया जाता है लेस देन के लिए। कोई चीज किसी से कम है, अभी उसकी एज कार चलाने लायक नहीं है, यानी कि उसकी एज कम है, अभी वो 18 ईयर्स का नहीं हुआ है उसके, तो वहां पे हम यूज करते हैं अंडर का। एग्जाम्पल से देखिए, ही वॉज अंडर एज, वो फॉर्म नहीं फिल कर पाया बिकॉज ही वॉज अंडर एज। उसे कार चलाना अलाउड नहीं किया गया क्योंकि वो अभी अंडर एज है। ही इज अंडर एज। आई हैव डैश रुपीज 200। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर है लेकिन यहाँ पे भी हम यूज करेंगे अंडर, यानी कि आई हैव अंडर रुपीज 200, मेरे पास 200 रुपये से कम रुपए हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए जब हम यूज करेंगे प्रपोजिशन अंडर का। अब देखिए जब हम बात करते हैं बिहाइंड, अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये जो कैट है वो दरवाजे के पीछे है, शी इज बिहाइंड द डोर, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बिहाइंड का। द कैट इज हाइडिंग dash the door, the cat is hiding behind the door। कोई चीज किसी के पीछे है, कोई चीज किसी के पीछे है तो हम हमेशा यूज करेंगे preposition behind। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैन यू सी dash the window, क्या तुम खिड़की से देख सकती हो। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस में आया हुआ है से, तो शायद हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं कैन यू सी फ्रॉम द विंडो। कैन यू सी फ्रॉम द विंडो सुनने में तो सही लग रहा है लेकिन ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। यहाँ पे हम प्रीपोजिशन थ्रू का यूज करेंगे। कैन यू सी थ्रू द विंडो, कैन यू सी थ्रू द विंडो। देखिए थ्रू का यूज यहाँ पे हमने किया है जब हम बात करते हैं आर पार, क्या तुम इस ग्लास से बाहर देख सकते हो। कैन यू सी थ्रू द ग्लास, तो यानी कि जब भी हम बात करते हैं आर पार, वो अपनी विंडो से बाहर देख रही है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे थ्रू द विंडो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई गॉट टू नो डैश द न्यूज़पेपर। अब देखिए यहाँ पे तो कोई देखने की बात नहीं हो रही है, आर पार कोई बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हमने थ्रू का यूज करें कि फ्रॉम का यूज करें। मुझे न्यूज़पेपर से पता चला, लेकिन अगेन हम यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। हमें लग रहा है से की इंग्लिश तो हमने पढ़ा था बचपन में, फ्रॉम होती है, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा फ्रॉम लगा देंगे। आई गॉट टू नो फ्रॉम न्यूज़पेपर, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो थ्रू का यूज हम करेंगे माध्यम बताने के लिए। अगर हमें कोई चीज न्यूज़पेपर से पता चली तो हम बोलेंगे वी गॉट टू नो थ्रू न्यूज़पेपर। तो माध्यम अगर हम बात कर रहे हैं तो थ्रू का यूज होगा। अगर हम बोल रहे हैं आर पार, मैंने ग्लास के आर पार देखा, या मैं ग्लास से आर पार देख सकती थी, आई कैन सी थ्रू द ग्लास। या फिर अगर मुझे बोलना है मैंने दरवाजे के आर पार देखा, मैंने विंडो से आर पार देखा, तो हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन थ्रू का। साथ ही में जब हम बात करते हैं शुरू से लेके आखिरी तक, वहाँ पे भी हम प्रीपोजिशन थ्रू का यूज करते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं अनुभव की, तो वहाँ पे भी हम प्रीपोजिशन थ्रू का यूज करते हैं। अब देखिए, ही वेंट थ्रू मेनी डिफिकल्टीज। वेंट थ्रू यहाँ पे बोला है, पास्ट में बात हो रही है तो हमने गो को वेंट कर दिया। ही वेंट थ्रू मैनी डिफिकल्टीज इन लाइफ, उसने अपनी लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज देखी हैं या फिर बहुत डिफिकल्टीज उसने अपनी लाइफ में अनुभव की हैं, तो यहाँ पे हम गो थ्रू का यूज करेंगे। इसी के साथ में जब हम बात करते हैं थ्रू आउट, थ्रू आउट मतलब हर जगह, हमेशा, उसने पूरा दिन मेरा साथ दिया, वो मेरे साथ पूरा दिन था, तो हम वहाँ पे बोलेंगे ही वॉज विथ मी थ्रू आउट द डे। अगर मुझे बोलना है कि उसने मेरी लाइफ के हर स्टेप में मेरा साथ दिया, ही वॉज विथ मी थ्रू आउट माई लाइफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई एल्डर सिस्टर लिव डैश द गंगा। अब देखिए, अगर आप मान लीजिए ये गंगा रिवर है और मैं बता रही हूँ कि मेरी सिस्टर का घर यहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि मेरी सिस्टर इसके पास रहती है, या फिर मैं कह सकती हूँ गंगा के पार मेरी सिस्टर का घर है, तो वहाँ पे मैं यूज़ करूँगी अक्रॉस का। नियर का मतलब पास में, उसका घर मेरे पास में ही है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगी अक्रॉस। क्यों? क्योंकि मैं बात कर रही हूँ गंगा के उस पार है, तो सेंटेंस में अगर हमें बोलना है कि
उसका घर उसके पार है या वो नदी के उस पार है, तो हम यूज करेंगे प्रपोजिशन अक्रॉस का। इसी तरीके से देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, नेयर आएगा कि अक्रॉस आएगा। अगर कोई भी चीज है, यानी कि अगर आप देखिए ये नदी है और नदी के आर पार ये ब्रिज जुड़ा हुआ है, नदी के आर पार है, एक ओर से दूसरे ओर को कनेक्ट करता है, तो यहाँ पे भी हम अक्रॉस का ही यूज करेंगे। देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। तो अक्रॉस का यूज आर पार के लिए भी किया जा सकता है या एक छोर से दूसरे छोर के लिए भी किया जा सकता है। अब देखिए ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, अब देखिए यहाँ पे ये बोट चला रही है लेडी, तो हम बोलेंगे वो इस एरिया से इस एरिया में जा रही है, यानी कि शी इज मूविंग अक्रॉस द रिवर। ओके, अक्रॉस मतलब एक छोर से दूसरे ओर जाना या फिर एक एरिया के दूसरे पार जाना, तो दोनों ही सिचुएशन में हम यूज करेंगे प्रपोजिशन अक्रॉस का। अगर आप देखेंगे ये जो पर्सन है ही इज मूविंग अक्रॉस द रिवर, वो नदी को पार करके जा रहा है, एक एरिया से एक छोर से दूसरी एरिया में जा रहा है, तो हम यूज करेंगे अक्रॉस का। अब देखिए अक्रॉस का यूज तो एक छोर से दूसरे छोर के लिए या फिर के पार के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन अगर हमें बोलना है दोनों साइड में, तो वहां पे भी हम यूज करते हैं अक्रॉस का। ऑन द बोथ साइड देयर वर ट्रीज अक्रॉस द हाउस। घर के दोनों ओर पेड़ थे या घर के दोनों ओर ट्रीज थे, तो हम बोलेंगे देयर वर ट्रीज अक्रॉस द हाउस, दोनों ओर। तो अक्रॉस का यूज आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ही वॉज वॉकिंग डैश द रोड। अब देखिए ही वॉज वॉकिंग डैश द रोड, यानी कि वो डैश सड़क के किनारे किनारे टहल रहा था। अभी तक अगर यहाँ पे होता वो सड़क के एक ओर से दूसरे ओर जा रहा है तो हम अक्रॉस यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है वो सड़क के किनारे किनारे जा रहा है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अलोंग का। काफी टाइम हम अक्रॉस और अलोंग में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है एक एरिया से दूसरे एरिया में, एक छोर से दूसरे छोर में हम यूज करेंगे अक्रॉस का। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं साथ साथ या किनारे किनारे, तो वहां पे हम यूज करेंगे अलोंग का। ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड। इसी तरीके से एना वेंट टू कैनेडा डैश हर हस्बैंड। अब देखिए यहाँ पे अलोंग विथ आएगा कि विथ आएगा। एना अपने पति के साथ कनाडा गई है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अलोंग विथ। एना वेंट टू कैनेडा अलोंग विथ हर हस्बैंड। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है साथ की बात होगी, कोई किसी के साथ गया तो अलोंग विथ आएगा, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किनारे किनारे तो हम यूज करेंगे अलोंग। सो नाउ नेक्स्ट, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ डैश द टेबल। अब देखिए ये क्लॉथ है, हमने बोला कि इसको टेबल के ऊपर बिछा दो, तो क्या हम यहाँ पे ऑन का यूज करेंगे या ओवर का यूज आएगा। अब देखिए हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में भी कि ऑन का यूज किया जाता है जब कोई चीज किसी चीज के साथ में हो, कोई चीज किसी को टच करे, किसी और सरफेस को, तो वहां पे हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन ऑन का। यहाँ पे भी क्लॉथ टच कर रहा है सरफेस को टेबल के, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कपड़े को टेबल में बिछा दो, यानी कि पूरी तरह से टेबल को कवर कर दो, तो यहाँ पे हम ऑन का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रीपोजिशन ओवर का। ओवर मतलब वो पूरी तरह से उसको कवर कर लेगा। ऑन अगर हम बोलते कि इस कपड़े को इस टेबल के ऊपर रख दो, तब हम वहाँ पे ऑन का यूज करते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि इस टेबल को कवर कर दो, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ओवर का। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द क्लाउड्स आर डैश आर हेड। यहाँ पे आर हेड भी हो सकता है और डोंकीज हेड भी हो सकता है। सो बादल हमारे सर के ऊपर हैं। अब देखिए ऊपर है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ओवर। द क्लाउड्स आर ओवर आर हेड। अब देखिए जब भी हम ओवर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं के ऊपर स्पर्श करते हुए, यानी कि एक दूसरे को टच भी कर सकते हैं या फिर एक दूसरे को टच नहीं भी कर सकते हैं। तो के ऊपर की जब हम बात करेंगे सेंटेंस में हम यूज करेंगे ओवर का, और जब हम बात कर रहे हैं सभी जगहों की या फिर सर्वत्र की, तो वहां पे हम यूज करेंगे ऑल ओवर का। और ओवर का एक और जगह पे हम यूज कर सकते हैं जब हम बात करते हैं समाप्त, दिस पीरियड इज ओवर, दिस लेक्चर इज ओवर, तो वो अलग तरीके की मीनिंग निकल के आती है ओवर की। अब देखिए एग्जाम्पल में अभी आपको मैंने बताया था कि अगर हम बोले कि कोई चीज हर जगह है तो वहां पे भी हम ओवर यूज करते हैं। तो इंग्लिश दुनिया के हर कोने में बोली जाती है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे ऑल ओवर। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल ओवर।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कॉलेज इज डैश एट 4 PM। अभी मैंने आपको बताया था कि ओवर का यूज किसी चीज के एंड होने के लिए, समाप्त होने के लिए भी किया जाता है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ओवर। द कॉलेज इज ओवर एट 4 PM। तो ये एग्जाम्पल थे ओवर के, कि जब भी हम बात करते हैं कोई चीज किसी के ऊपर है तो ओवर का यूज किया जाता है। अगर हम बोल रहे हैं ऑल ओवर यानी कि हर जगह, और अगर हम बात कर रहे हैं किसी चीज के समाप्त होने की, खत्म होने की, तो वहां पर भी हम ओवर का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, देयर इज ब्रिज ओवर द रिवर। अगर मुझे बोलना है नदी के ऊपर पुल है तो मैं वहां पे ओवर का यूज कर सकती हूँ, बिल्कुल करेक्ट है। देयर इज ब्रिज ओवर द रिवर। हमने बोला था कि कोई चीज किसी के ऊपर है, ये रिवर है और रिवर के ऊपर ब्रिज है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये ब्रिज नदी के ऊपर है, तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। और साथ में अगर मुझे बोलना है देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है अक्रॉस का मतलब क्या होता है, एक छोर से दूसरे। तो ये मेरी रिवर है और ये जो हमारा ब्रिज है वो एक छोर से दूसरे छोर को कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम अक्रॉस का यूज भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। डोंट गो डैश द रिवर, नदी के उस तरफ मत जाना। या फिर मुझे बोलना है देयर इज अ विलेज डैश द पॉन्ड, तालाब के उस तरफ गांव है, तो यानी कि उस तरफ के लिए हम एक अलग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं जो कि होती है बियॉन्ड। डोंट गो बियॉन्ड द रिवर, डोंट गो बियॉन्ड द रिवर, नदी के उस तरफ नहीं जाना, उस तरफ मत जाना। तालाब के उस तरफ मत जाना, या तालाब के उस तरफ गांव है तो वहां पे भी हम बियॉन्ड का यूज करेंगे उस तरफ के लिए। तो देयर इज अ विलेज बियॉन्ड द पॉन्ड, देयर इज अ विलेज बियॉन्ड द पॉन्ड, तो बियॉन्ड का यूज किया जाता है उस तरफ के लिए या उससे आगे, द फर्दर साइड। तो आपको पता होना चाहिए कि बियॉन्ड का यूज सेंटेंस में हम कहाँ पे करें। नेक्स्ट यहाँ पे, इट इज डिफिकल्ट टू पैडल द साइकिल डैश द विंडो। हवा के खिलाफ साइकिल चलाना मुश्किल है। तो देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड देखने को मिला, खिलाफ। खिलाफ का मतलब क्या होता है, विरुद्ध। हवा के विरुद्ध साइकिल चलाना मुश्किल है। या अगर मैं बोलूँ किसी को नियम के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, वन शुड नॉट गो डैश द रूल, तो यहाँ पे हम अगेंस्ट का यूज करेंगे या बियॉन्ड का यूज करेंगे या फिर हम अपोजिट का यूज करेंगे। तो जब भी सेंटेंस में हमारा होता है खिलाफ, तो यानी कि विरुद्ध, कोई चीज अगेंस्ट है, तो हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन अगेंस्ट की। इट इज डिफिकल्ट टू पैडल द साइकिल अगेंस्ट द विंड, इट इज डिफिकल्ट टू पैडल द साइकिल अगेंस्ट द विंड। और कह सकते हैं वन शुड नॉट गो अगेंस्ट द रूल, वन शुड नॉट गो अगेंस्ट द रूल। तो अगेंस्ट का यूज हम करते हैं अपोजिट। अगर हम बात कर रहे हैं विरुद्ध, कोई ऐसी चीज है जिसके खिलाफ हम हैं, तो हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन अगेंस्ट का। तो आज हमने बात करी है कुछ कॉमन प्रीपोजिशन जिनका यूज हम डे टू डे लाइफ में बार बार करते हैं। आई नो काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है, इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। कोशिश कीजिए एक ही प्रीपोजिशन के ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस आप बनाएं। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए इन प्रीपोजिशंस को लेकर, ताकि आपको कोई भी सेंटेंस बनाने में कंफ्यूजन ना हो और आप सही जगह पे सही प्रीपोजिशंस का यूज़ करें। तो इसी होप के साथ आप करते रहेंगे प्रैक्टिस। जल्दी मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। Hope you like this video. For more videos, please like, share and subscribe. Thanks for watching.